Assalamu alaikum. This is Brilliant Faces with Dr. Sadia Surkhan. I'm Dr. Sadia, and today I have a very, very exciting and special guest for everyone, and that is Saji Gul. Saji Gul is a very well-known screenwriter. He is a graduate of the National College of Arts, and recently you all know him as the head of content of Green Entertainment in Pakistan. Assalamu alaikum, Saji. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। आई नो कि आप बहुत बहुत बिजी हैं जब से आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट पे अपना काम शुरू किया, राइट? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनसीए कि आपने कब ज्वाइन किया, उसका थोड़ा सा हमें बताएं। मैंने जहनी तौर पे तो खैर बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, जब बहन ही मेरी पढ़ रही थी उस वक्त एनसीए में। 89 में ज्वाइन किया था जनी कुल जो है। उसके बाद मेरे भाई जो है वो तकरीबन आए थे 93 में हम्म। आर्किटेक्चर में, शहजाद गुल। फिर मैं आया हूँ अब मतलब 99 में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं फोर्थ क्लास में जब से था तब से मुझे था कि मैंने एनसीए में ही जाना है। तो वो एक अच्छा। मेरे मतलब बाकी सारी बोर्ड बंद कर दी भी थी, यही था कि बस एनसीए ही जाना है। तो वो मैं जहनी तौर पे जो है ना वो एक था उस चीज से मुसलसल। 99 में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त फिल्म मेकिंग या कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट था नहीं हम्म। एनसीए में। हम्म। उसी वक्त ग्राफिक डिजाइन को इन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन कहना शुरू किया था। वो तकरीबन 99 से लेके 2002 तक मैं एनसीए में एज स्टूडेंट रहा हूँ। हम्म। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ कि एनसीए तूने एक दफा अपना बनाया फिर किसी का ना छोड़ा वाली चीज है कि उसके बाद है फिर ना? आप वो एनसीए की होके रह जाते हैं उन 4 सालों बिल्कुल। में। आर्ट तो आप में होगी ना, आपके ब्लड में, आप में टैलेंट तो होगा, राइट? मतलब उस तरह से हम लोगों की मतलब फैमिली में कभी कोई आर्टिस्ट और उस तरह से तो नहीं रहा। मेरे जो ताया थे वो पोइट्री वगैरह कभी करते होते थे, वो हमने बाद में ही देखी है। मतलब उस तरह से था, मतलब कोई प्रॉपरली कहीं ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था जिसमें कोई बहुत आर्ट से रिलेटेड लोग उस तरह से रहे हों। शायरी वगैरह के शौक अपने अपने इंडिविजुअल हद तक था लोगों को। हम्म। बहन जब आई है तब अब्बू ने पहली दफा एनसीए का 89 में ही तकरीबन 88 में कहीं देखा था एक एड एनसीए का। ठीक। तो उनको ये लगा कि ड्राइंग बहुत अच्छी है बहन की, तो वो उन्होंने उनको कहा कि आप करो। हम्म। वो भी बड़ी अनविलिंगली उन्होंने किया था, तो कोई शौक नहीं था एनसीए में आने का। लेकिन बहरहाल वो आई। उसके बाद जब मैं आना शुरू हुआ फिर भी ये होता था कि हम लाहौर उसी वक्त शिफ्ट हुए थे। हम्म। तो मेरी बहनें जो हैं एक फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में थी, एक इधर थी। तो मैं दोनों के साथ कभी कभी जाता होता था कॉलेज। तो मैं एनसीए का जो एनवायरनमेंट था वो मुझे मजे का लगता था बहुत। अच्छा, तो डॉक्टरी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था? एक बहन डॉक्टर भी तो बन रही थी। नहीं, एक तो मैं वैसे ही ब्लड देख के मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं। तो वो नहीं। अब ये है कि हम लोगों की लेगेसी के अंदर अब आर्ट्स आगे जा रही है। जैसे मेरा बेटा है तो वो अब एक चाइल्ड सुपरस्टार अभी है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे पास तुम हो हाँ। में जो रूमी था, वो अब वो आगे ब्लड में आगे मूव कर रही है। पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री में कोई फैमिली हिस्ट्री में इस तरह से आर्ट से रिलेटेड कोई नहीं रहा। ठीक। अच्छा, फॉर द ऑडियंस मैं इनको बता दूं कि साजी का बेटा बहुत क्यूट और बहुत टैलेंटेड, एक्चुअली चाइल्ड स्टार है। अगर पुराना जमाना होता तो हम उसको मास्टर कहते, राइट? आता था ना, टाइटल होता था मास्टर सो एंड सो। तो शी इज गुड, राइट? जी। हाँ। तो शीज के कुछ बताओ साजी, एक एक दो जो उसके फेमस प्लेज हैं, ड्रामास हैं। उसका वो एक ही जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है मेरे पास तुम हो, जो प्ले था। हम्म। उसका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा बन जाता है कि वो मतलब अभी 5-6 साल गुजर चुके हैं उस प्रोजेक्ट को, उसके बावजूद वो उसकी वजह से बहुत जाना जाता है। अभी वखरी एक फिल्म उसने अभी अभी की है पैरेलल इसकी, तो वो रेड सी फेस्टिवल में जो लगी थी जिसके लिए वो गया भी, जिसमें हम्म। दुनिया भर के उसमें लोग थे। अभी यूएसए में भी अब लग रही है। तो वो एक है माशाल्लाह उसका एक स्टार वाली चीज है उसे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो शीज को एक्टिंग में आपने इनकरेज किया या उसने खुद ही एक दिन कहा मैंने एक्टिंग करनी है? मॉडलिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा शुरू में था कि मतलब कुछ आर्ट एजेंसीज वगैरह जब मैं गया था कराची मूव हम हुए थे तब कुछ जगहों पे इंट्रोड्यूस किया था। एक्टिंग का शौक उसको नहीं था, अब जाके होना शुरू हुआ है। वो तो जब आया था तो वो बहुत तंग होता था इस चीज से। मतलब छोटा उसको था। ये था। हाँ, मतलब उसको अटेंशन अच्छी नहीं लगती थी। हम्म। मतलब उसको हम्म। होते हैं ना बच्चे घर में जिनको आप मेहमानों को कहना पड़ता है कि आप इसको अटेंशन नहीं देंगे तो फिर ये आप में इंटरेस्टेड होगा, वरना आप अटेंशन देंगे वो भाग जाएगा आगे से। तो वो उस तरह का बच्चा था, लेकिन वो तो उसने स्टार्ट कब किया था, क्या एज थी उसकी?
उसका मतलब एड जो पहला और रैंप वॉक उसने की थी फर्स्ट, वो 5 साल का था उस वक्त। ओह। 7 साल का था जब उसकी आया है मेरे पास तुम हो में। 7 इयर्स का था, अब जाके 12 इयर्स का हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक, ओके। सो वो तो आपके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो स्क्रीन राइटिंग में है, जो राइटिंग में है, लिटरेचर में है, वो आपका कैसे पैदा हुआ, वो कहाँ से आया? अच्छा, वो ये है कि हम लोगों का अपना घर में जो अब्बू ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, जो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं जिस तरह, तो अब्बू सुनाते थे हजरत नूह की स्टोरी। वो बच्चों को सबसे ज्यादा एक्साइट वही करती है, वो जानवर सारे जमा होना बोट में। और फिर उसके बाद एक था कि हम लोगों के घर में हमेशा डिस्कशंस का यही होता था कि अब्बू के साथ बहन भाइयों में होगी साइंस फिक्शन के बारे में बात हो रही है या टाइम ट्रेवल के बारे में बात हो रही है, आपस में डिस्कशंस नॉर्मली इसी किस्म की होती थी। बचपन में हम लोगों को तालीम और तरबियत एक आता था, एक हाँ, मैगजीन था, राइट। तो वो पढ़ने का भी बहुत था। बहुत दफा ड्राइंग करके भी उसमें पार्टिसिपेट में करता होता था। जो एक बहन है बड़ी, उन्होंने कोई एक दफा कोई उसमें स्टोरीज भी आती थी कंपटीशन वाली, उसके अंदर वो भी लिख के भेजी थी। तो वो हम लोग हमेशा ज्यादातर रहते रहे हैं, क्योंकि अबू वापडा में थे तो वापडा कॉलोनीज में होते थे। अच्छा। तो वापडा कॉलोनीज में ही होता था कि बहनें जो हैं दोनों, इन हम्म। लोगों को ये होता था कि कोई कोई इन्होंने जो बाकी ऑफिसर्स वगैरह के बच्चे होते थे, तो किसी ना किसी घर के अंदर ना कोई स्टेज प्ले बना रहे हैं, खुद ही छोटी छोटी सी वो खाके से बना रहे हैं, उस तरह की राइट। चीजें कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती लड़ फिर के रो पीट के जबरदस्ती किसी ना किसी का पार्ट बनता था। अम्मी वाले को शिकायत करके कहता था कि मुझे नहीं करवा रहे कुछ आगे, तो मैं वो कर लेता था कभी बीच में, ठीक। जबरदस्ती ये गेस्ट अपीयरेंस देता था बीच में। तो वो उससे वो करते करते फिर ये पढ़ते पढ़ते फिर एक होती थी, मुझे याद है मैंने पहला इंग्लिश नॉवल जो पढ़ा था वो था ब्लैक ब्यूटी। मुझे बड़ा हम्म। ब्लैक ब्यूटी फैसिनेट करता था, 2-3 साल की हम्म। उम्र से ही बहुत ज्यादा। वो एनिमल राइट्स के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म के नॉवल है। अंबर नाग मारिया एक सीरीज आती होती थी, ए हमीद, जिनका ये ऐनक वाला जन बड़ा पॉपुलर है टीवी हाँ पे। हाँ हाँ, एक बिल्कुल। सीरीज होती थी, वो पता नहीं कितने 100 नॉवेल्स की सीरीज थी। तो वो उस तरह की चीजें करते करते ना मेरे जहन में एक टाइम के साथ ये डेवलप होता गया कि जो जो स्टोरी टेलर है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मतलब अगर आप नेशनल नैरेटिव के हिसाब से भी देखें तो आपको एक स्टोरी की तरह पूरी अपनी हिस्ट्री सुनाई जाती है। मुझे ये मीडियम का नहीं है ऐसा अंदाजा था कि इन द एंड में मीडियम क्या चूज करूंगा। ज्यादा एज अ डायरेक्टर या एज एन आर्टिस्ट भी चीजों को देखता था, करते करते जो राइटिंग वाली चीज है वो बहरहाल मुझे ज्यादा रास आ गई। आपका कौन सा कोई स्क्रिप्ट है जो आपको पर्सनली अच्छा लगता है? अच्छा, मेरे जो पर्सनली पसंद में तो हैं एक दो, लेकिन ये है कि जो लोग भी शायद उससे रिलेट ज्यादा कर पाए। और अंग्रेजा मेरा एक हम्म। सीरियल था, जिसमें सजल अली और बिलाल अब्बास पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब सजल अली तो पहले की थी, बिलाल अब्बास प्रॉपरली जिससे स्टार बना था, और हम्म। नुमान इजाज थे उसके अंदर। वो एनसीए के दौर में ही ऑलमोस्ट मैंने डेवलप किया था एक कॉन्सेप्ट, जो बड़ा बाद में जाके मैंने प्रॉपरली फिर वो उसको लिखा था। वो है, इसके अलावा एक मिसेस मिस्टर शमीम है जो Z5 ने प्रोड्यूस किया था, उसमें नुमान इजाज और सबा कमर थे। वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। हम्म। वो काफी मतलब वो भी और अंग्रेजा की अगर मैं देखूं तो थोड़ी एक्सटेंशन है एक तरह से, उसके मजीद अपग्रेडेड कैरेक्टर्स हैं जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उतना नहीं लिख सकते कुछ चीजों के बारे में, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड आप जा सकते थे क्योंकि वेब सीरीज थी। मतलब ये दो चीजें स्पेशली जो हैं मेरे बहुत हम्म। क्लोज हैं। एक आज चीज और है जो बहुत अच्छी लिखने में, स्क्रिप्ट में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन टेलीविजन पे मुझे वो मतलब बन के नहीं इतनी कोई खास पसंद आई, वो बादशाह बेगम था। अगर आप उसको स्क्रिप्ट के लेवल पे पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि वो कैसे लिखा हुआ है और क्या है, लेकिन वो कुछ डायरेक्शनल और बाकी चीजों में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो टीवी पे नहीं उतना अच्छा अपीयर हुआ जितना वो हो सकता था। कई चीजें बहुत अच्छी लिखी होती हैं लेकिन वो समहाउ टेलीवाइज नहीं अच्छी हो सकती हैं। स्क्रिप्ट का और राइटिंग का मसला ये है कि उसमें बहुत सारी, जिसको आप जनरेशन लॉस कहते हैं ना एक तरह से, कि वो पहले राइटर से वो जाएगी डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, वो उसको किसी तरीके से कंसीव करेगा, फिर उसके बाद एक्टर तक जाएगी, फिर कैमरामैन तक जाएगी, फिर वो करते 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 बहुत से डिपार्टमेंट्स होते तो गुजरते हैं, तो ऑडियंस तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारे मीडियम से होकर गुजर चुकी होती है स्टोरी। तो ओके। वो कुछ दफा वो अच्छी निकलती है, कुछ दफा वो बस नॉर्मल तरीके से मतलब निकल पाती है या आप जो कह रहे हो कि ये जो इसमें सब्जेक्ट मैटर था जो जी पे आया हम्म। था आपका, वो नॉर्मली आप नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा सा उसका बताओगे कि क्या था और क्यों नहीं दिखा सकते? नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते, इज दैट व्हाट यू मीन? उसमें हो ही जाता है कि एक तो टेलीविजन जो है ना वो ज्यादा टिपिकल सास बहू स्टोरी की तरफ जाता है। जैसे और अंग्रेजा भी मेरा था, वो बड़ा
मुश्किल से करते करते मेरे पास बड़े अरसे रहा। फिर कटवी चट एक मेरा एक कॉन्सेप्ट था, टेलीफिल्म थी, वो 6 साल मेरे पास ही था। हम्म। वो होता ये है कि मीडियम बहुत डिफरेंट है टेलीविजन का। सिर्फ सेंसर वाली बात नहीं होती, इसके अलावा होता ही है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से टेलीविजन के हिसाब से तो बोल्ड हो जाते हैं, वो चीज तो है ही है। इसके अलावा जो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है वो आप टीवी पे नहीं कर सकते। टीवी में जब आप फ्लैश बैक्स में और टाइम लाइन आगे पीछे करते हो तो वो तो अक्सर ऑडियंसेस को कुछ अरसे बाद वो कहानी समझ आने बंद हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि लोगों का टेलीविजन पे जो प्रैक्टिस है, हैबिट है देखने की, उसमें 2-3 सीन्स वो मिस कर जाते हैं आगे, क्योंकि टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं, खाना आउट लेने चला गया, कोई आगे पीछे हो गया, तो उसकी वजह से जब 2-3 सीन्स भी आप मिस करते हैं तो आगे के सीन समझ आने बंद हो जाते हैं, या 1-2 एपिसोड मिस कर दी तो आपको स्टोरी समझ आनी बंद हो जाती है। वेब के ऊपर ये मसला नहीं होता। आप वेब पे क्योंकि आप बेंच वॉच कर रहे होते हो, एक साथ देख रहे होते हो, तो आप जितना मर्जी नॉन लीनियर आगे पीछे कहानी करते रहे, आपको कहानी फिर भी आगे पीछे करके समझ आ जाती है। वेब जो है वो फिर एक ग्लोबल एक उस पर चला जाता है, तो आप बहुत ज्यादा ओपनली बहुत सारी चीजें डिस्कस कर पाते हो जो कि आप नॉर्मली टेलीविजन के लिए वो डार्क समझे जाना शुरू हो जाते हैं टॉपिक्स। अच्छा साजी, जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे बहुत ज्यादा सेंसरशिप थी टीवी पे। तो वो बहुत ऑकवर्ड और अजीब से ड्रामे होते थे, ऑल्दो स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको बहुत ज्यादा वो इन माइंड रखना पड़ता था कि फलानी चीज नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं। तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफी सेंसरशिप नॉर्मल हो गई है। इज दैट ट्रू? हाँ, ऐसा है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अभी भी टेलीविजन का जो प्ले है वो सबसे ज्यादा सेंसर्ड वर्जन है हम्म। आपकी सोसाइटी। जिस किस्म का यूट्यूब पे या आपको सोशल मीडिया पे मटेरियल मिल रहा होता है, अगर उसके कंपैरिजन में आप टेलीविजन को देखें तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड। उसकी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से वो इतना लंबा होता है जो प्ले है कि उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें नहीं शूट कर सकते, टीवी सीरियल के साथ ये कर नहीं सकते, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो वो उस कॉस्ट को मीट करने के लिए भी कई जगह पे हमारे पास टाइम स्पेस रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है, तो वो उसकी वजह से आपको डायलॉग बेस ज्यादा चलना पड़ता है। तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि हर सीन जो है, हर 20 सीन्स एक जगह क्यों, 20 सीन किसी और जगह क्यों, फिर आपको एक घर लेना है उसी घर के अंदर रहते हुए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शूट हो सके अपने नहीं। टाइम में। फिर पर डे कितने सीन्स हैं जो शूट हो जाएं, उसको फिर आपको पूरा जहन में रखना पड़ता है कि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे पास डेज क्या है, मेरे पास किसी एक्टर के डेज नंबर ऑफ डेज क्या है, मेरे पास लोकेशन कितने दिनों के लिए है, और कितने पैसे इसके ऊपर लगेंगे, कॉस्ट क्या बनेगी इसकी, तो वो सारा कुछ बहुत ज्यादा जहन में रखना पड़ता है। अच्छा, जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पूरी खत्म होके आती हैं, या कि आप बीच में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी करते हो, चेंज भी करते हो, या इनकम्प्लीट आती है? जैसे कि मूवीज की कुछ स्क्रिप्ट्स अक्सर नहीं होती हैं, वो वहीं पे बैठ के लिखते हैं अपने सीन्स और वो जल्दी जल्दी शूट कर लेते हैं। तो ड्रामे जो है हमारे वो ज्यादा वेल थॉट ऑफ हैं, पहले से प्लान्ड होते हैं। वो बहुत प्लान आपको करके चलना पड़ता है। अब ऐसे इसमें ड्रामा में नॉर्मली नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो अभी भी इस तरह से प्लेस बना रहे हैं, कुछ टीम्स होती हैं जो कर लेती हैं बीच में। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ना अब ऐसा नहीं हो रहा होता कि ड्रामा जो है ना पहली किस्त शूट हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। होता यह है कि लोकेशन और एक्टर की वेरिएबिलिटी के हिसाब से अगर आखिरी दिन मतलब आखिरी किस्त का भी कोई सीन है तो वो उसी वक्त हो जाएगा, अगर वो एक ही लोकेशन है हम्म। फर्स्ट सीन की और उसकी। जी। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं कर रहे होते शूट। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि एक्टर्स जो हैं उनके डेज होते हैं, वो हम्म। एपिसोड वाइज नहीं आप उनको बुक करते होते, तो वो डेज उनके, अगर वो एक दफा उनकी डेट्स निकल गई तो फिर आप दोबारा उनको साल तक नहीं मिलते फिर वापस वो। अच्छा। तो ठीक। इसलिए आपको बड़ा प्लान करके हर चीज लेके चलनी पड़ती है। वो ऐसा हो नहीं सकता उसके अंदर कि आप चीजें सेट के ऊपर चेंज कर रहे हो। होती हैं कुछ कुछ थोड़े बहुत जुमले शुमले बाकी होता है, लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि ये ना हो, क्योंकि होता ही है कि राइटर ने एक चीज लिखी हुई है, उसने कोई सेंस बनाई हुई है, कहीं आगे कोई कोई चीज प्लांट की हुई है, तो उसने पे ऑफ होना होगा किसी और एपिसोड में जाके। तो वो अगर आप अपनी मर्जी से जुमला चेंज कर देते हैं, वो जुमला एक यहाँ पे कोई बात हुई है आपस में और बाद में उसका रेफरेंस आ जाता है उस बात का, लेकिन यहाँ से आपने काट दी हुई है। जब आप कई यहाँ के ड्रामे देखो पाकिस्तानी, तो उनमें पता चलता है ये जो गैप आ जाता है ना एकदम से। कई आपके सीन्स होते हैं जिसमें मिस्टेक्स हुई हुई होती हैं, और ये बहुत मैंने देखा है अक्सर, राइट? वो कुछ दफा ये भी होता है कि कुछ सीन्स लिखे हुए हैं, शूट हुए हैं, लेकिन वो उसमें कोई ना कोई मसला आया जिसकी वजह से सीन प्ले नहीं होता। हम्म। उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपको लगता है कि ये बात इसने क्यों की है, ये तो हुआ ही नहीं पीछे। बिल्कुल। कुछ दफा ये हो जाता है कि जैसे बादशाह बेगम में भी, जैसे मैं कह रहा था बीच में कि थे खैर खैर डायरेक्टर उसके हमारे एनसीए से रिलेटेड, लेकिन बहरहाल उन्होंने शायद एनसीए वाला वो नहीं है कि इतना रिगार्ड रखा कि ये भी आगे राइटर भी बेचारा एनसीए का ही बैठा हुआ। हम्म। उसमें ये होता था कि जैसे मैं कहीं कह रहा हूँ एक कैरेक्टर के बारे में कि ये बहुत रिस्पेक्ट करता है औरतों की, और कहीं ठीक। आप दिखा रहे हैं कि वो बीवी के सर पे पानी डालना शुरू हो गया अचानक। तो जाहिर है राइटर तो पागल नहीं है कि ये सीन लिखा होगा कि वो बीवी के सर पे पानी डालना शुरू हो गया और अगले ही सीन में कह रहा है कि ये तो बड़ी इज्जत करता है औरतों की, तो ये तो नहीं हो सकता। तो उसमें ये होता है कि जब आप स्क्रिप्ट को फॉलो करना बंद कर देते हो तो फिर वो ये वाले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि वो फिर अजीब लगता है कि ये पागल है कैरेक्टर।
अभी कुछ और था और अभी कुछ और करना शुरू हो गया है। हाँ हाँ वो कुछ बिल्कुल। दफा सीन स्क्रीन के ऊपर कोई चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लग रही है तो आप करते जाते हैं, बजाय लॉजिक देखे कि पीछे एक कैरेक्टर की एक साइकी हमें देख के चलनी पड़ रही होती है, कैरेक्टर की क्या लिमिटेशन है, उसकी क्या क्वालिटीज है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये हम्म। पूरे कैरेक्टर चार्ट डेवलप किए हुए होते हैं, उसके अपेयरेंस के किए हुए होते हैं, वो टोन कैसी रख सकता है अपनी, वो किस कैरेक्टर से कितनी किस टोन में बात कर सकते हैं। और अंग्रेजा था तो उसमें बाप से जब भी बात करती है वो एक खास तरीके से करती है, उसी से आपको पता चलता है कि यूनिफॉर्मिटी है, कि वो थ्रू आउट वो चीज ये ना लगे कि एक सीन आप देखें तो आपको लगे कि हीरोइन ये तो किसी और सीन में थी, ये कोई और प्ले का हिस्सा है, और अगला देखें तो पता चले कि वो किसी और सीन, एक ड्रामा ही नहीं लग रहा। इसका आपके ख्याल से क्या इलाज है, या कोई है भी या नहीं है, या ज्यादा कई लोग केयरफुली करते हैं, एडिटिंग में भी केयरफुल होते हैं और कई लोग नहीं होते बस? मतलब उसमें ये है कि डायरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये, कि ठीक। डायरेक्टर कितना सेंसिबल, क्योंकि इन दी एंड उसने कहानी कहानी है। मैं ये कहता हूँ कि जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आपस में कोई टेंशन चल रही हो वो स्क्रीन पे आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। ज्यादातर जो कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक सिंक हुई हुई नजर आती है एनर्जी सबकी। वो एक चीज है कि आपस में एक रिलेशनशिप अच्छा हो, जो लोग उसको लेके चल रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं सारे। बिल्कुल सही, जब टीम इकट्ठी करती है जॉइंट एफर्ट तो पता चलता है, क्योंकि कई इतने आउटस्टैंडिंग ड्रामे हैं और दूसरे देखो तो वो लगता ही नहीं है कि वो वही लोग कर रहे होंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपको इतनी नॉलेज है, ठीक है, आप में टैलेंट भी है और आप आर्टिस्ट भी हो और आप और चीजें भी करते हो, तो डायरेक्शन की तरफ आप गए हो, आपने कभी कुछ डायरेक्ट किया है? एनसीए में भी मैंने स्टार्ट किया था तो अलिफ अदाब एज अ फाउंडर मेंबर बनाई थी हम्म थिएटर, तो वो थिएटर एज अ डायरेक्टर ही शुरू किया था। उसमें ये होता था कि जाहिर है हमारे पास लिखने वाला तो कोई और होता नहीं था, वो खुद ही बैठ के इकट्ठे लिखते थे। बाद में फिर पीटीवी मैंने ज्वाइन किया, कुछ 7 साल में पीटीवी में रहा हूँ 2005 से 2012 तक, लेकिन तब तक मेरा शौक डायरेक्शन का मरता गया आहिस्ता आहिस्ता। फाकन मेरे साथ ये रहा है कि जब मैं इवन 22-23 साल का भी था तब भी मेरा जो लिखी हुई चीज थी वो हमेशा 8 बजे के स्लॉट पे, जो बड़ा प्राइम स्लॉट समझाता है पाकिस्तान में। हम्म अब जब मैं एज अ राइटर लिखता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि मैंने क्या, ये डायरेक्ट कैसे होगा, इसको एक्टर कैसे परफॉर्म करेगा, या ये टेक्निकली ये हो सकती है चीज कि नहीं हो सकती, ये जुमला बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता। आप हो ना, मल्टी टैलेंटेड हो, इतना कुछ आप कर सकते हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से आप जब सारी चीजें पुट टुगेदर करते हो तो वो ज्यादा प्रोफेशनल नजर आती हैं और ज्यादा अच्छी भी लगती हैं लोगों को, दे मेक सेंस। क्योंकि असल में फिल्म असल में जो है ना, ये टीवी का जो मीडियम है, वीडियो ऑडियो विजुअल मीडियम जो है, वो असल में बड़ा कॉम्पोजिट आर्ट फॉर्म है। हम्म एक स्लाइस ऑफ लाइफ के तौर पे जब आप लेंगे तो वो तो हर चीज उसके अंदर अप्लाई हो रही होती है, तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे एक्टिंग से रिलेटेड अगर थिएटर ना किया हुआ होता तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं जो जुमला लिख रहा हूँ ये अगला अदा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। हो सकता है वो पेपर के ऊपर वो जुमला बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब कोई बोले तो वो बहुत बुरा आपको लगना शुरू हो जाए। जैसे कलंक मूवी आई थी अब इंडिया की एक, राइट। उसके जब जुमले सुने तो आपको बहुत अनरियल लगते हैं कि नहीं हो सकता ये, मतलब एक बंदा, आम बंदा इस तरह से बात नहीं करता है। वो हो सकता है पेपर में बहुत ही कोई आला आपको लग रहे हो, लेकिन वो बोलने में बहुत अजीब। तो उसमें ये है कि जो बोले जाने वाला जुमला है और जो लिखे वाला जो जानने वाला जो जुमला है उसमें बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, बिकॉज मैं खुद नोटिस कर रही थी कि कई स्क्रिप्ट्स जब आप ड्रामे देखो इतनी अनरियल लगती हैं, बिल्कुल फेक होती हैं, क्योंकि लोग इस तरह आपस में बात ही नहीं करते। एवरीडे लैंग्वेज कई बड़ी मुश्किल सी उर्दू होती है, वो कौन बोलता है आपस में, बहुत कम लोग बोल सकते हैं। आप कई जगह पे देखें ना, अब होता ही है कि जैसे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हमारी ये गलती बीच में कर जाते हैं हम्म कि सब के सब कैरेक्टर्स विटी हैं, अगर विटी हैं तो सब के सभी विटी हैं, या जुमले बोल रहे हैं तो सभी बड़े बोल रहे हैं। हर किसी का अपना एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक एथनिसिटी है, एक लाइफ का एक्सपोजर है, तो हर कोई डिफरेंट जुमला ही बोलता है। वो एक ही बात को डिफरेंट तरीके से करता है। अच्छा, जब आप लिखते हो तो उसके पीछे कोई रिसर्च करनी पड़ती है कई दफा आपको? कोई एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो रिसर्च के बगैर आप लिख सकें। एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल था, अच्छा, और अंग्रेजा का मैं अब आपको बताऊं, हम्म मतलब शुरू से ही मेरा स्टाइल तो खैर था कि प्रोटैगनिस्ट मेरी ज्यादातर फीमेल होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इमोशनल रेंज ज्यादा आप दे सकते हैं एक फीमेल कैरेक्टर को मर्द के मुकाबले को। और अंग्रेजा का फिर मुझे ये हुआ कि सिर्फ सास बहू तो औरतों के टॉपिक नहीं है, राइट, बिल्कुल। मतलब फिर एक फेमिनिस्टिक थ्योरी अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते टाइम के साथ साथ वो थोड़ी सी डिमोनाइज कर दी गई है। मैंने फेमिनिज्म की थ्योरीज उसमें बहुत डिटेल में पढ़ी, और उससे बहुत सारी चीजें थी कि जिस तरह एक मर्द है वो जिस जिस औरत को चाहता है वो उसको चाहिए नहीं, मतलब वो उसको जिस औरत को आइडियलाइज कर रहा होता है उसके घर में वही औरत पैदा हो जाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होती। अब ये एक थ्योरी थी पूरी, और उसके हर हर एंगल पे कि एक बाप जो है वो बेटी के साथ किस तरह बिहेव कर रहा होता है, भाई जब हिपोक्रेसी के अंदर जब
आ जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को जैसे ट्रीट करता है, वो अपनी बहन को गर्लफ्रेंड की शक्ल में नहीं देखना चाहता फिर उस तरह। हम्म, हम्म, उसको बैड कैरेक्टर लगती है अपनी बहन, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को जब देखता है तो उसको वो बहुत अच्छी लग रही होती है। तो वो इस तरह की काफी चीजें थी। फिर एक और मेरा प्ले था, इल्तिजा के नाम से, वो आया था एयरवाई से। वो था कि जिस घर में डिसेबल्ड या स्पेशल बच्चे पैदा हो जाते हैं, हम्म, उसमें यह था कि जो माँ है वो भी सोशली हैंडीकैप हो जाती है साथ। उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ती थी एक एक। अच्छा, जब ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त फर्स्ट रिएक्शन पेरेंट्स का क्या होता है, फिर वो डॉक्टर जब उनको बताता है कि ठीक भी नहीं हो सकते, भी यही ऐसे ही हैं, हम्म, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैसे अब डिस्टेंट होना शुरू होते हैं। फिर माएँ थी कि वो उनको होता था कि वो सोशली हैंडीकैप इसलिए होती जाती हैं कि जिस पार्टी में जाएंगी, जिस फंक्शन में जाएंगी, हर कोई उनके बच्चे के बारे में सवाल करना शुरू कर देगा, तो वो खुद ब खुद ही कोशिश करेंगे कि हम लोगों से साइड पे होते जाएं। हम्म, फिर वो साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है मदर्स को, जो लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है। फिर फैमिली के साथ लोग रिश्ते नहीं करना चाहते, उनको डर पड़ जाता है कि शायद जेनेटिक इनके अंदर कोई मसला है या क्या है। जैसे एक जगह पे एक टीचर आता है, बाद में उसकी डिवोर्स भी हो गई भी होती है, वो हस्बैंड शुरू में सपोर्टिव होता है, फिर करते करते वो तंग आना शुरू हो जाता है कि तो हॉस्पिटल वाला माहौल है और मैं क्यों अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें जिसका फ्यूचर ही नहीं है आगे कोई। हम्म, वो हट जाता है, माँ रहती है। जब उसमें भी एक टीचर एक दफा उसको मिलता है ना, तो वो उसको कहता है कि आप इसलिए इससे प्यार नहीं कर पाती हैं क्योंकि आप इसके माइलस्टोन्स वो देखना चाहती हैं जो कि एक दूसरे बच्चे के होते हैं। अगर आप इसके अपने माइलस्टोन्स देखेंगे जिसको वो अचीव कर रही है, तो आपको वो अच्छी लगेगी, आपको खुशी भी मिलेगी, लेकिन आप उसको जबरदस्ती कंपैरिजन ना करें। या एक और ऐसा था कि जिसमें वो कहता है कि जब बच्चे जो हेल्दी होते हैं, आप सोचे कि माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं किसी ना किसी दिन, लेकिन जो बच्चा बीमार है वो माँ को नहीं छोड़ता कभी भी। हम्म। चाहे एक मिनट के लिए सेल्फिश होकर ही सोचें, लेकिन कुदरत ने कितनी बड़ी आपको चीज दी है कि आपका बच्चा कभी भी आपको नहीं छोड़ के जा सकेगा, आपके साथ होगा मुसलसल। मतलब इस तरह की चीजें कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च के बगैर ना आप उस इमोशन तक पहुंच नहीं सकते। इसमें तो साजी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी और डिफरेंट वो इमोशंस वो भी आपने एक्सप्लोर किए हैं, तो आप तो काफी नॉलेजेबल हो गए राइटिंग के हिसाब से, राइट? अभी हमें भी एनसीए में भी पढ़ाते थे जो थेरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ाते थे कम्युनिकेशन के लिए। अब तो वो सारी वो अप्लाई करके फिर कैरेक्टर्स पूरे डेवलप कर रहे होते हैं कि अगर ये एक कैरेक्टर है तो ये तो मल्टी लेयर्ड होगा ना। उसकी बिल्कुल। इड जो है, उसकी पल्सेस कुछ कह रही होंगी, उसका जमीर उसको कुछ और कह रहा होगा। हम्म। एक बंदा जितनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है, उसके अंदर उतनी ही शिद्दत से नफरत करने की भी कैपेसिटी मौजूद होगी। अच्छा साजी, आपकी फर्स्ट स्क्रिप्ट क्या थी, याद है आपको? थिएटर के हिसाब से कहूंगा तो वो एक जिंदान आमा था। अगर टेलीविजन के हिसाब से कहूँ तो वो सूली एक था, वो भी बन नहीं सका था। वो अभी तक मेरे पास है और बहुत अच्छे अपने स्क्रिप्ट्स में से एक है। जो सबसे पहले टीवी के ऊपर चीज चली थी वो एज स्क्रीन राइटर की थी। सरमद खुसट के उस वक्त जब मैं उसके पास गया था, तो उस वक्त वो पीटीवी के लिए एक लॉन्ग प्लेस का एक कंपटीशन चल रहा था, वो बना रहा था। अच्छा। मायनी किनू आखा के नाम से था। उसमें समीना अहमद थी और सरमद था खुद, हम्म, दोनों एक्ट कर रहे थे। वो दो ही एक्टर्स पे पूरा प्ले था। बड़ा स्टोरी कुछ उस किस्म की उसकी थी कि जो उसकी मदर होती है, वो पहले उसका ताल्लुक जो है ना वो रेड लाइट एरिया से होता है, लेकिन उसने शादी करके एक घर बसा लिया हुआ होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से ही रह रही होती है। अब बेटा और माँ ही रह गए में, और बेटा जो है उसको पता चल गया हुआ है कि माँ का बैकग्राउंड ये था, और उस चीज से वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। उसको ना बार बार चीज चुभती है। उसका हमने एक ये किया कि एक मैंने कहा कि हम करते हैं अचार का, दिखाते हैं कि माँ अचार बनाती है और ये दे के आती है। तो उसमें ये कि जिस तरह आप अचार की बोतल के अंदर चीजों को बंद करके वो गलती सड़ती हैं बेसिकली, और वो अचार में कन्वर्ट होती हैं, तो उसकी खास तरह की स्मेल्स होती हैं, तो वो उसकी एक फील क्रिएट कर लेते हैं। फिर ये होता है कि एक दफा माँ से लड़ के जाता है और वापस आके बैठता है, तो उसको ना माँ कहती है कि मैं तुम्हें चटनी बना के देती हूँ पुदीने की। तो खुद ही गजरे लाया होता है माँ के लिए। अब उसके लिए वो बना रही है चटनी, और ठक 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 की आवाज होती है। फिर अचानक उसको फील होना शुरू हो जाता है गजरे वाला हाथ देख के और वो सिलबट्टा की आवाज से ना, कि जैसे ही घुंघरू बजना शुरू हो गए हैं साथ साथ, तबला बज रहा है, और माँ की जगह उसको नजर आना शुरू होता है कि कोई नाचती हुई एक इमेज सा एक बार हम्म। बार उसकी तरफ आता है, जाता है और गुस्से से गिलास तोड़ देता है एकदम। तो मतलब इस तरह के इमेजेस थे कि जो कि जिसमें वर्बल उनकी कम्युनिकेशन नहीं थी, लेकिन वो विजुअली आप कम्युनिकेट कर देते हो कि उसको अचानक इस तरह की आवाज से भी ना लगता है जैसे को तबले बजना शुरू हो गए हैं, घुंघरू बजना शुरू हो गए हैं। वो क्या करता है उसके बाद, जब डेथ होती है माँ की, तो वो किसी को बता नहीं रहा होता है, और वो उसने बर्फ की सिलें ला 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 के रखता रहता है। मतलब वो अजीब कोल्ड सा देख के एक विजुअल था। उसके बाद तमाशा घर सीरीज हम लोगों ने की थी, वो एज अ राइटर प्रॉपरली मैंने की थी। उसमें स्क्रीन एंटरटेनमेंट पर जो कंटेंट है, एक तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया इतनी जल्दी शुरू होते ही। और वो बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट है, और बहुत ऐसी इश्यूज फोर फ्रंट पे लाई जा रही हैं जो कि नॉर्मली उनकी बात ही नहीं होती है। इसमें एज कंटेंट हेड आपका कितना असर है, कितना आपकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में बताइए।
अच्छा, नॉर्मली होता ही है जब टेलीविजन के लिए आप कर रहे होते हैं तो टीम की तरह ही काम हम्म। आप कर रहे होते हैं, कोई एक अकेला बंदा नहीं क्रेडिट राइट। उसका ले सकता। बिल्कुल। उसमें इन्वेस्ट करने वाला भी, उसमें जो जैसे हमारे सीईओ हैं इमरान रजा, वो बेसिकली आईएसपीआर से ज्यादा मशहूर थे, उनके सॉन्ग्स थे डिफरेंट, वो शायरी बहुत अच्छी उनकी है, होना था प्यार हुआ मेरे यार गाना जो है वो भी उनका था बोल का। इसके अलावा और बहुत से मशहूर उनके सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं बाकी। कि नॉर्मली जिनको आप बहुत डार्क सब्जेक्ट्स कंसिडर करते थे टेलीविजन स्क्रीन के लिए, नो गो एरियाज समझते थे कि सास बहू के अलावा नहीं कोई चीज हो सकती, या एक किसी भी औरत जो है वही आपको रेटिंग ला के देती है, या एक इंतहाई जवान कपल जो है वही हीरो हीरोइन के तौर पे हो सकता है, कभी एजेड आदमी हीरो के तौर पे आपको नजर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल काबली पुलाव ने तोड़ दिया ये आके हम्म। स्टीरियोटाइप। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, जैसे कि जी जैसे हमारा जिंदो था कि जी आप रूरल बैकग्राउंड की कहानी जो है वो नहीं लोगों को अट्रैक्ट करती, कैपिटलिस्टिक एक चीज है ना, उसका बड़ा प्रॉब्लम ये होगी। जारी बात है हमारा जो ड्रामा है या हमारी ये वाली आर्ट्स की जो इंडस्ट्रीज हैं ये प्रेगमेटिक आर्ट्स हैं, हम्म। इनके अंदर एक इन्वेस्टर चाहिए होता है। बगैर इन्वेस्टर के मैं ये नहीं कर सकता कि जाऊं और अपने शौक पे जाके एक करोड़ों रुपए की चीज खड़ी कर दूं। वो इन्वेस्टर आपको मिलता है एड से। हम्म। एड के हिसाब से आपको पुश किया जाता है कि जी हमारी जो कंज्यूमर मार्केट हमें नजर आ रही है, आपने उसको टारगेट करना है, जो कि आपके मीटर्स में रेटिंग्स की सूरत में नजर आ रहे हैं। हम्म। या एक खातून जो कि 20 साल से लेके 45-50 साल की एज तक की जो खातून ऐसी जो कि बेसिकली घर की ग्रोसरी डिसाइड करती है कि उसने क्या लेनी है, जो एडवर्टाइजर है उसका इंटरेस्ट तो इसमें होता है। राइट। वो मेल को पाकिस्तान में अपना पोटेंशियल बायर के तौर पे नहीं देखते हमारा एडवर्टाइजर। और ज्यादातर आबादी क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, एक एक दरमियाने दर्जे की एजुकेशन का एक वो है, तो वो उसी सेंसिबिलिटी के हिसाब से पुश करता है आपको। तो हम लोगों ने उन चीजों को चैलेंज किया। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम्म। उनकी अपनी अपनी एक टैग लाइन है। कोई ममता पे बात कर रहा है, कोई रिलेशनशिप पे बात कर रहा है, हम्म। कोई दोस्ती पे बात कर रहा है, तो आपने अपने प्लेस में से वही इमोशन निकाल के कनेक्ट किया है उससे कि ये वाले जो एडवर्टाइजर है ये बेसिकली इस इमोशन के साथ कनेक्ट करके इसको प्रोफेस कर रहा है। सेंसिबली चीजों को लेके चल रहे थे कि हम आप जो चीज आप कह रहे हैं ये ड्रामे में वही चीज पोर्ट्रे हो रही है। एड भी पिच करते हैं किसी एडवर्टाइजर को कि एड की हमारा ये स्टोरी बोर्ड होगा, ये होगा। तो हम्म। बेसिकली आप उन्हीं के इंसाइट को लेके चल रहे होते हैं ना, उन्हीं के उस इमोशन को, ये बिग आइडिया को लेके चल रहे होते हैं, तो उनको कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने अपने प्लेस के साथ। कुछ दफा होता है कि कुछ आप स्लॉट्स देख लेते हो कि ये वाला जो स्लॉट है ये थोड़ा हल्का स्लॉट है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कमर्शियल किस्म का कंटेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कमर्शियल भी वो कमर्शियल नहीं हो सकता जो एयर वाई पे या हम पे या जियो पे चल रहा है। कमर्शियल की सेंस भी कुछ और होगी। वही चीज जो कि जियो के ऊपर कामयाब हो रही है वो जब हमारी ग्रीन की स्क्रीन पे लगेगी तो वो नहीं चल सकेगी, क्योंकि हम्म। आपकी ऑडियंस चीटेड फील करेगी फिर कि आप अपनी पोजीशन से हट गए, आपने जो क्लेम किया था वो नहीं कर रहे। तो वो कमर्शियल एंगल्स किसी और तरह से, जैसे इंडिया के अंदर हुआ कि कमर्शियल मूवीज बनती थी और एक पैरेलल सिनेमा था, फिर एक दौर ऐसा आया है जो कमर्शियल और उनका एक मिक्सचर निकल के आ गया, जैसे आयुष्मान खुराना की मूवीज हैं बिल्कुल। जो लो बजट भी हैं, जो आर्ट मूवीज भी हैं, लेकिन साथ साथ वो कमर्शियली वायबल भी हैं। कुछ चीज होती है ना जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, इट डजंट मीन आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज अपने ही जब आपको सेटिंग्स में नजर आते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं। अगर मैं आम सेटिंग में वही बात करता हूँ जो उनकी जानी पहचानी सेटिंग है, लेकिन मेरा एक बोलने का तरीका डिफरेंट है, तो वो फिर एक चीज उसको क्लिक करेगी। इस तरह से था कि एक एम्पावर्ड औरत का कैरेक्टर थ्रू आउट, जो हमारे पास बेतहाशा स्क्रिप्ट आते हैं रहे हैं जो हम रिजेक्ट भी करते रहे हैं, जो एक्सेप्ट होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर एक मतलब किसी भी औरत वाला और वही वाला बार बार मत मत दिखाएं जो कि 90s के दौर की एक फीमेल का। आज की दौर की औरत और तरीके से है। हम्म। ऐसे ये कि किसी एथनिसिटी पे आप अटैक नहीं कर रहे, अब अपने जुमलों में कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे। फिर एक हमारा फातिमा फैंग बीच में चला जिसमें अच्छा, साजी आपने जिस तरह टॉपिक्स हैं मैं देख रही हूँ, एक दो ड्रामों में थे, वुमेन इन द वर्क प्लेस, और वो क्या फेस करती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ, और उसकी कोई रिएक्शन आपकी जो ऑडियंस है वो आप लोगों को कम्युनिकेट करती है कि वेदर दे लाइक इट। नॉर्मली अच्छा ही आया है, क्योंकि लोग असल में और तरह के कंटेंट देखना चाह रहे हैं। इतनी सेगमेंटेड सोसाइटी हो चुकी हुई है कि अगर मैं कंजर्वेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा तो एक लिबरल एक तबका पीछे पड़ जाएगा, प्रोग्रेसिव वाला। हम्म। हम्म। उसके हिसाब से लिखूंगा तो कंजर्वेटिव जो है उसको मसला हो जाएगा। और अक्सर ये होता था कि जिन खवातीन के लिए आप लिख रहे हैं, खवातीन ज्यादा स्ट्रांग हेडेड खवातीन को देख के परेशान हो जाती हैं। चाहे एक होता है ना, एक टॉपिक आपने उठाया है तो उसको फिर आप एड्रेस भी ठीक करो। अगर आप उस टॉपिक को एड्रेस सही नहीं कर सकते तो उससे बेहतर आप ना उठाओ, हम्म। बजाय ये कि आप उसको उल्टा और स्पाइसी कर दो हम्म।
और मतलब वही था ना, जैसे मैं कहता था कि अक्सर आप चाइल्ड अब्यूज पे जब आप प्ले बनाते हो तो हाउ टू अब्यूज अ चाइल्ड ना बना दो उसको, उसको ना ये सिखाना मत शुरू कर दो लोगों को कि कहाँ पे बिल्कुल। वल्नरेबल है और कहाँ पे। तो ये बड़ा सेंसिबली आपको चीजों को लेके चलना पड़ता है। जो टॉपिक्स हमारे हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं आपके फैमिलीज के अंदर, मतलब हमारी फैमिली जो यूनिट है, अगर आप बड़ी बड़ी दुनिया की भी चीजें देख लें, नेटफ्लिक्स की भी देख लें, इंडियन उसमें कंटेंट में से भी देख लें, तो फैमिलीज होती हैं। सिर्फ हमारा मसला ये है कि फैमिली में से हम टॉपिक टीवी के लिए एक ही उठा लेते हैं, वरना बहुत सारे लेवल की चीजें थी। जैसे मैं गया था इल्तिजा का भी आपको कह रहा बता रहा था जो था, तो उसके अंदर सास बहू भी आती थी, ससुराल का एक रिएक्शन क्या है, फिर एक लव स्टोरी, लव ट्रायंगल भी क्रिएट होता था। लेकिन एक जो टॉपिक हो ना जिसपे अगर वो रो भी रही है तो रोती भी कम से कम सही तो लगे, वो बिला वजह के हर वक्त रोती धोती तो ना लगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहरहाल रिएक्शन हमें नॉर्मली अच्छे ही आए हैं। काबली पुलाव का जितना अच्छा आया है स्पेशली, हम्म। वो जिस तरह लोगों ने वेल्स रिसीव किया है, वो बहुत मजे की एक चीज थी। वो इवन इंडिया के प्लेटफॉर्म्स ने भी उसको लगाना शुरू कर दिया है, वो पढ़ाया भी जा रहा है वो इंडियन इंस्टीट्यूट में भी। हम्म। तो वो काफी अच्छी चीजें हैं। बहुत से राइटर्स हैं हमारे यहाँ। अक्सर ये होता है कि जी हमारे राइटर शायद नहीं अच्छे, या हमारे डायरेक्टर्स नहीं अच्छे, है कुछ नहीं। असल में प्लेटफॉर्म इजाजत देगा तो वो अपना कैपेसिटी दिखा सकेंगे ना। एक्टर को भी जो चीज आप अच्छी देंगे तो वो कर सकेगा ना। जब आप उसको देंगे ही एक मरी हुई चीज बिल्कुल ही, तो वो क्या उसमें मैक्सिमम कर लेगा। अच्छा, और कौन से हैं आपके जो कि सक्सेसफुल हुए हैं ज्यादा? नो रोज, मतलब उसको अगर देखा जाए तो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म का आइडिया भी था कुछ हिसाब से, कि एक बंदी बंद रही है और अचानक सोसाइटी में आई है, और वो अब सोसाइटी को कैसे देख रही है, हम्म। वो कैसे क्वेश्चन कर रही है। इस तरह हमारा इडियट है, वो उस तरह से कामयाब उतना नहीं हुआ, लेकिन वो लोगों को अक्सर बहुत पसंद आया। मुझे ये भी लगता है कि अक्सर कुछ जगह ये होता है कि जब आप सारी की सारी अच्छी चीजें एक साथ चला देते हैं ना, तब वो एक दूसरे को भी, वो प्रोडक्ट कैनिबलिज्म जिसको आप कहते हैं ना, कि वो एक दूसरे को भी नुकसान देना शुरू कर देती हैं एट टाइम्स। दैट्स ट्रू। कि वो उतनी अटेंशन जितनी वो असल में डिजर्व कर रहा था, वो उतनी नहीं उसको मिल रही जितनी, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इडियट जो था वो एग्जैक्ट वो चीज थी जो हमारी आइडियोलॉजी है, कि आप क्वेश्चन करें हर चीज को कि ये ऐसे है तो क्यों है। अगर आपको उसको सही आंसर मिल जाता है तो ठीक है, हम्म। लेकिन अगर वो बेतुकी है बात, लेकिन उसको आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो एक नॉर्म है, तो वो उस चीज को चैलेंज करने से रिलेटेड वो था। हम्म। और डिफरेंट जो इंडिविजुअल पैदा हुआ है उसको डिफरेंट के तरीके पे जबरदस्ती उसको एसिमिलेट करने की कोशिश ना की जाए एक मेजोरिटी में। अच्छा, आपके पास साजिद, आप कह रहे थे स्क्रिप्ट्स आती हैं, आप कुछ एक्सेप्ट करते हो, कुछ रिजेक्ट कर देते हो, तो इसका क्या प्रोसेस है? आप लोग प्रोड्यूस खुद करते हो आफ्टर गेटिंग द स्क्रिप्ट्स, या कि कई चीजें आपके पास बन के आती हैं और फिर आप उनको देखते हो और फिर अप्रूव करते हो? कुछ चीजें आ रही हैं जो बनी हुई हैं पहले, लेकिन हमारा साथ ये था कि हमारी आइडियोलॉजी और हमारा पोजीशनिंग इतनी नई थी कि ऐसे प्रोडक्ट्स बने ही नहीं हुए थे। क्योंकि जाहिर बात है, जिसने भी पहले से ऑलरेडी रेडीमेड एक चीज बनाई हुई है, उसने तो दूसरे टीवी चैनल्स का माइंड में रख के ही बनाया होता है ना। Right. ज्यादातर ये होता है कि हम लोग खुद शुरू से स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू करते हैं, फिर वो इन हाउस प्रोडक्शन के लिए जाना है, या हमने किसी प्रोडक्शन हाउस को देना है कि वो आके उसको बना के हमें दे। अक्सर हमने ये भी किया है कि जो बिल्कुल रिजेक्ट हो गए थे बाकी टीवी चैनल से, हम्म। वो उठा के भी उनके एनालिसिस किए, उनमें से हमने वो रखे अपने पास जिसमें हमें ये लगा कि वो ऑफ बीट होने की वजह से नहीं चैनल्स पे चले। लिखे हुए भी कुछ स्क्रिप्ट हैं जिनके ऊपर काम किया है, लेकिन कम है, ऐसा बहुत रेयर हुआ है। अच्छा, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस ग्रीन एंटरटेनमेंट? आप शुरू से इन्वॉल्व हो? किस तरह शुरू हुआ और कब हुआ? मुझे मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है, मतलब ऑन बोर्ड प्रॉपरली एज हेड ऑफ कंटेंट आए हुए। लेकिन ये जब स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2-3 साल पहले, तो मुझे एज अ स्क्रीन राइटर अप्रोच किया गया था स्टार्ट में ही। अच्छा। वो मेरा एक स्क्रिप्ट है जो मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर सका हूँ, क्योंकि मैं जब आया इधर तो वो तब इतना ज्यादा ऑक्यूपाई मतलब कर लिया इस काम ने, कि एक एक स्क्रिप्ट पहले कर रहा होता था, अब 30-40 स्क्रिप्ट मुसलसल मेरे सामने होते हैं जिनको मुसलसल एनालिसिस साथ साथ करके और काम करवा रहा होता है। तो वो एक एक स्क्रिप्ट मेरा है जो मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ के लिए। अच्छा, मुझे बताओ हम्म। साजी, एनसीए से जब आपने ग्रेजुएट किया तो उसके बाद क्या क्या किया आपने? आप कह रहे थे पीटीवी के लिए भी काम किया। ग्रेजुएशन आपकी किस साल में हुई थी? मेरी हुई थी 2002 में। ठीक है, फिर उसके बाद? मतलब सरबत खुसर के साथ मैंने एज स्क्रीन राइटर काम करना शुरू किया और असिस्ट करना शुरू किया था उसको असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे। फिर मैंने 2005 में ज्वाइन किया था पीटीवी एज ए प्रोड्यूसर। 2012 तक तकरीबन 7 साल का वो टाइम पीरियड है जिसमें ज्यादातर बच्चों के प्रोग्राम्स प्रोड्यूस मैंने किए थे। ग्रानी सनी और साइंस चलता था, किड्स कोड चलता था, वो डिफरेंट था। इंटरनेशनली हर वो एक्लेम हुए बीच में, इस तरह के उनको अवार्ड शवार्ड्स भी मुझे उस पर मिले थे, एशियन ब्रॉडकास्ट यूनियन वगैरह के और बाकी। लेकिन वो ज्यादा बच्चों के प्रोग्राम्स में ही एक अटका दिया था उन्होंने, उसके आगे जा मूव ही नहीं करने दे रहे थे। फिर ये हुआ कि मैंने फिर
2012 तक बिल्कुल जो है ना एक तंग आ गया उस एनवायरनमेंट से ओवरऑल ना। तो मैं फिर मूव कर गया था कराची। वहां को 1.5 साल के करीब मैंने एडकॉम में एडवर्टाइजिंग का भी काम किया है। फिर 2013 में फिर मेरा एक प्ले आ गया था सन्नाटा, जो मेरा पहला सीरियल था। उससे पहले मैं सिंगल प्लेज और वो लिखता जाता था, टेलीफिल्म्स लिखनी। वहां से फिर मैं तकरीबन 10 साल मुसलसल फ्रीलांस स्क्रीन राइटर के तौर पे ही काम करता रहा हूँ। बोल में भी 8 एक महीने बीच में रहा हूँ राइटर के तौर पे ही, वो छोड़ दिया था फिर मैंने एक प्रोजेक्ट करके। अब एज हेड ऑफ कंटेंट कर रहा हूँ। बीच में 2 वेब सीरीज कर ली, मिसेस मिस्टर शमीन की थी, फिर एक सेवक आई थी IHPR की, और इनकी थी विडली वालों की थी, जो कि ये बीजेपी के बारे में थी। हंगोर बीच में एक आई थी जो कि आबदोज के बारे में थी, पाकिस्तानी 71 में बेसिकली जिसने जो गई थी। वो आप बीतियां उसमें आ जाती हैं। उसमें उसका एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है कि आप रियल लोगों से जाके मिलते हो, उनके लाइफ के बारे में से निकाल के फिर उसको मिला के उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो पूरी हर चीज उसमें से निकाल के फिर एक चीज प्रेजेंट करते हो। तो वो भी एक मजे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये वाली रिसेंट थी जरा, राइट, जो आप अभी मेंशन कर रहे और हाँ, कुछ अर्से पहले आई है। हो। दो 2-3 साल हो गए हैं। जब आप ग्रो अप कर रहे थे तो आपके अपने फेवरेट कोई ड्रामे थे, कोई आप देखते थे? बहुत सारे बीच में हैं। मुझे अनकही याद है, हम्म। तन्हाइयां मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा याद है, हम्म। धूप किनारे याद है। ज्यादातर सायरा काजमी के, शहजाद खलील के प्लेस थे, हसीना मोइन के लिखे हुए प्लेस थे। हम्म। राइटर्स में ये था कि उस वक्त मुझे इशफाक अहमद और मतलब थोड़ा सा मेच्योर लोगों का जो कंटेंट है वही मुझे हमेशा अच्छा लगता था। क्योंकि मैं थोड़ा सा मेच्योर तरीके से सोचता हूँ। तो वो राइट। तमाशा घर में जब लिखा था तो वो 20s में अपने लिखा था, लेकिन वो 40s और 30s के पेटे के जो लोग थे उनको ज्यादा अच्छा लगता था वो। हाँ, आप इंटेलेक्चुअली जरा डेवलप्ड थे ना, फॉर योर एज मैच्योर थे, राइट, सोचते थे, थिंकर। हाँ। अच्छा, तो अब टीनेजर की तरफ बिहेव करने का जी जाता है अब जाके, लेकिन अब वो कर नहीं सकते अब। और कोई टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब? तो आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन टीचिंग कभी है। की है? टीचिंग इस तरह की है कि 2005 में बेसिकली जब गया हूँ PTV में, तो उसमें ये बड़ा होता था कि मुझे ना जितना लर्न कर रहा था चीजें और इधर उधर से पढ़ रहा था और बाकी कर रहा था, उतना मुझे निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। हम्म। वो ब्रेन जो है ना वो बिल्कुल एक अजीब इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेटेड जिसको आप कहते हैं ना, वो वाली सिचुएशन के अंदर आप चले जाते हैं। तो हम्म। तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो अच्छा। मुझे तकरीबन 7-8 साल मैंने पढ़ाया है। पहले ये फातिमा जिन्ना वुमेन्स यूनिवर्सिटी है हम्म। रावलपिंडी में, हम्म। उधर पढ़ा रहा हूँ। रिफा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। ग्रीन एंटरटेनमेंट है वो, इस्लामाबाद से बेस किया हुआ है आपने? जी, इस्लामाबाद में। हर जगह लाहौरी टच डिफरेंट है। नजर आ रहा है, लेकिन है लाहौरी हाँ, टच नजर आ रहा है उसमें। असल में पंजाब और ये करीब है ना हमारा। इस्लामाबाद में और लाहौर में बहुत ज्यादा चीजें शूट हो रही हैं। अब आएंगे उसमें कराची की चीजें भी आ रही हैं, ये नहीं है कि उसको कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस एक होनी चाहिए ना, कि यहाँ का जो विजुअल है जो कराची के ड्रामा में मिस हो रहा होता है, कराची की हम्म। प्रोडक्शंस के अंदर जो चीज मिस हो रही होती है, वो यहाँ से अब आपको नजर आ रही है। वो वाले कलर्स, वो लैंग्वेजेस भी नजर आ रही हैं, पंजाबी टच भी। क्योंकि होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि ये कैपिटलिज्म के इस दौर में ना अर्बन वाली चीज के चक्कर में करते 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 हमने इतना ज्यादा साशे पैक्ड किस्म के, एक तरह से समझ लेना कि जो रेडीमेड फूड की तरह एक खास तरह का हमने एक अर्बन रिफाइंड लीट सा एक स्टाइल अपना लिया है हर अपने कैरेक्टर में। हमें अब एथनिसिटीज हमें चुभना शुरू हो गई हैं कानों में, जो कि ब्यूटी है बेसिकली हर एक कल्चर की। बिल्कुल। वो अब डोमिनेट करना शुरू हो गया है एक ही उर्दू का लहजा, और वो भी गुलाबी उर्दू का लहजा जो कि पॉपुलर है। तो वो वही वो पॉप कल्चर के चक्कर में ना हम बहुत ज्यादा अपनी रीजनल चीजों पे से निकलते जा रहे हैं दूर। रीजनल जबकि अपनी खूबसूरती, जिंदों की अब खूबसूरती ये थी उसकी जो जुबान थी, रोहतक की जुबान है, हम्म। वो बहुत खूबसूरत, उसकी वजह से लगता ही उसकी वजह से अच्छा था वो। हम्म। या काबली पुलाव में भी जो लहजा है आपकी हीरोइन का, वो बेसिकली वही बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा लगता था। बिल्कुल सही, और इतना ऑथेंटिक था। हम्म। हम्म। जिंदो भी था, और बाकी तो हम लोगों ने लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स भी रखे हैं, कोचेस रखे हैं वहां पे सेट्स पे, जिन्होंने एक्टर्स को बकायदा कोच किया है साथ साथ, कि ये आप कैसे प्रोनाउंस करोगे किसी जुमले को। वो ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद ही वो इस तरह से होकर निकला। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव साजी, आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। सीरियसली, बहुत से लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इन टेलीविजन प्रोडक्शन, इन स्क्रिप्ट राइटिंग, इन डायरेक्शन, इन एक्टिंग, और भी बहुत से लोग बिहाइंड द सेट्स काम करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, एमसीए के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एंटर करना चाहते हैं। तो आप उनको कोई एडवाइस दो प्लीज,
कि वो किस तरह इस फील्ड के लिए प्रिपेयर करें और क्या तरीका है कि वो एंटर कर सकें सक्सेसफुली। एक चीज जो है ना, मैं ये कहूंगा कि इसका सबसे बड़ा जो आपके पास टूल है ना, वो पेशेंस है। बहुत लंबा टाइम पीरियड है ये, हमारी जो फील्ड है ना, ये बहुत पेशेंस मांगती है। कहीं काम नहीं मिल रहा होगा, कहीं पैसे मिल रहे होंगे, काम नहीं होगा, काम होगा उसके साथ पैसे नहीं होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हर चीज का एक सही वक्त और एक सही जगह होती है। कोई भी चीज अपने टाइम से पहले और अपनी सही जगह से पहले नहीं होती। होता यह है कि हम चीजों को कोसते कोसते डिप्रेशन में चले जाते हैं। आर्टिस्ट को तो गुजरना पड़ता है। जब आप एक नई चीज लेके आ रहे हैं, जब आपको एक ब्रांड की तरह एक नाम बनना होता है, तो वो बहुत, उसके लिए एक ढिठाई की हद तक पेशेंस चाहिए होती है। जिन लोगों को हम सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे होते हैं, हमें उनकी जर्नी भी देखनी चाहिए कि वो कितनी पेनफुल रही है पीछे, कितने कितने डिफिकल्ट टाइम से वो लोग होके गुजरे हैं। तो मुझे लगता है कि पेशेंस की कमी होती है, स्पेशली आज की जनरेशन में। ये है कि वो सीधा बहुत शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ते हैं। शॉर्टकट्स नहीं है, अगर शॉर्टकट्स होंगे भी तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हम्म। आप जब भी आए पूरे प्रिपेयर होके आए, क्योंकि ये फील्ड सर्वाइवर्स की है, ये खाली विनर्स की नहीं है। विनर एक दफा विन करके उसके बाद दोबारा हो सकता है वापस ना आए, सर्वाइवर रहता है थ्रू आउट। फिर एक और जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है हमारे यहाँ लोग एक्टिंग नहीं करना चाहते, स्टार्स बनना चाहते हैं। कहानी सुनाना नहीं चाहते, उसको सीखना नहीं चाहते, लेकिन मशहूर राइटर्स बनना चाहते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करें। और एक चीज और मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आज का दौर ऐसा है कि आपको हजारों राइटर मिल जाएंगे, हजारों डायरेक्टर मिल जाएंगे, हजारों फोटोग्राफर मिल जाएंगे, लेकिन आज के दौर में आपको ऐसा बंदा जो कि राइटर भी हो, डायरेक्टर भी हो, फोटोग्राफर भी हो, ये पैकेज बहुत कम मिलेगा। तो जब भी आए अपनी स्किल्स को एज अ पैकेज लेके आए, ताकि आप फिर इररिप्लेसेबल हो। पहले तो लोग होते ही इस तरह से थे कि जो बहुत सारी चीजों में पॉलीमैथ जिसको आप कहते हैं, ये तो अब एक्सपर्ट्स का और प्रोफेशनली बिल्कुल एक खास स्पेशलाइज्ड फील्ड्स का हमारे यहाँ वो आ गया। लेकिन एक पॉलीमैथ होना बहुत जरूरी है। और लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करें जितना भी हो सकता है। एनसीए में जैसे हमारे शुरू से ना, कि आप अपने इर्द गिर्द चीजों को ऑब्जर्व करें। कोई चीज भी फालतू नहीं जाती आपकी लाइफ में। मैंने कोई एक चीज पढ़ी होगी, छोटा सा एक आर्टिकल पढ़ा होगा आज से 10 साल पहले, आज हो सकता है अचानक किसी प्ले में मेरे को काम आ जाए, क्योंकि मुझे वो नॉलेज है, इसलिए अब मैं उसके बारे में कहानी कह सकता हूँ। राइटर या एक आर्टिस्ट डिक्टेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो डिक्टेट करेगा तो वो सिंगल थॉट दे पाएगा। वो डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है ना, कि एक ही चीज को पहुंचने के लिए बहुत से आपके पास डिस्कोर्सेज हैं, बहुत से रास्ते होते हैं एक ही चीज को पढ़ने के लिए। तो आप चीजों को डिक्टेट नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो शायद आप पहली दफा कर पाओगे, लेकिन आप चीजों को नए तरीके से जरूर कह पाओगे, नए तरीके से जरूर कर पाओगे। तो वो अपने अंदर एक चीज, नए चीजों के लिए अडेप्टेबल होना, चीजों को समझना और अपनी ही डिक्टेटरशिप और ईगो सेंट्रिज्म से निकलना, ये आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है। वो बस वही है कि जो फोटो सेंसिटिव जो एक होता है ना मटेरियल, जैसे एक फोटोग्राफ के पेपर का, वैसा हो जाना होता है। एक मुझे चीज जरूर एक फील होती है, जो लास्ट बात ही करूंगा, हम्म। कि हम जब जो एनसीए में होते थे, अक्सर हमसे लोग पूछते थे, जो बड़े होते थे, कि जी अच्छा, जो इंजीनियर है वो तो ये करेगा, तो जो डॉक्टर है वो ये करेगा, तो तुम लोग क्या करते हो सोसाइटी में। फिर मैंने टाइम के साथ साथ इस चीज को लर्न किया है कि हम कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट करने वाले लोग होते हैं। जब भी आप कल्चर की बात करते हो, तो वो अपने प्राइड के तौर पे किसी न किसी पोइम को, किसी सॉन्ग को, किसी बिल्डिंग को, किसी टेक्सटाइल के किसी पीस को, किसी क्राफ्ट को ही बताते हैं। तो हमें ये अपनी इंपॉर्टेंस भी समझनी होगी। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा काम होता है, जिसको हमें जरूर अपने जहन में रखना चाहिए, कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन करना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बढ़ के है। बस यही बिल्कुल कहना सही। चाहूंगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच साजी, आपने आज इतनी अच्छी बातें अपनी शेयर की हैं और इतनी इंटरेस्टिंग, और आप इतने गिफ्टेड हो माशाल्लाह, आप इतने टैलेंटेड हो एंड यू डूइंग सच गुड वर्क। प्लीज डू कंटिन्यू एंड वी विल डेफिनेटली फॉलो योर करियर थ्रू आउट एंड सी कि आप और क्या क्या मार के मारते हो। थैंक यू सो मच साजी। बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज।